हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बीएससी का एक लेक्चर है जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका सेकंड लेक्चर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं यानी कि जैसे कि अबाउ का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, ये सब मतलब ये जो नियम है इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे और इन सब के बारे में समझेंगे कि जो अबाउ का नियम है वो क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है तथा हुंड का नियम क्या है। इसी में और भी हम समझेंगे जैसे कि N+L का नियम। तो इसी से आज हम रिलेटेड जितने भी मतलब कि नियम है वो सब समझेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर ये सिर्फ बीएससी के लिए ही नहीं है, ये जो लेक्चर होगा वो 9th से लेकर बीएससी एमएससी कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये सिलेबस है, मतलब जो आज मैं टॉपिक्स बताऊंगा, जिन टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक्स ज़रूरी नहीं है कि इसमें लिखा है बीएससी का है तो बीएससी का ही हो, वो बेसिक में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग आप 9th से लेके 12th बीएससी एमएससी कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो अबाउ का नियम है, अबाउ के नियम से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि किसी हमें एलिमेंट्स का कोई एलिमेंट्स है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो उन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम, तो दो तरीक़ों से निकालते हैं। एक तो डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट का मतलब कक्षाओं के माध्यम से, यानी कि जो उसमें कोष होते हैं यानी कि जो सेल होते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स किससे मिलके बनता है। मान लो जैसे कोई एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स 1 से लेकर 118 तक का कोई भी एलिमेंट्स हो, तो एलिमेंट्स किनसे मिलके बनता है, सेल से मिलके बनता है। एलिमेंट्स में क्या होते हैं, सेल होते हैं। और सेल किससे मिलके बनता है, सब सेल से। सेल किससे मिलके बनता है, सब सेल से मिलके बनता है। और सब सेल किससे मिलके बनता है, ऑर्बिटल से मिलके बनता है। और ऑर्बिटल में मतलब कि किससे मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉनों से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 0 भी हो सकता है कभी कभी, तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 की तो कोई मान लो इसमें काउंटिंग है ही नहीं। तो हम मिनिमम में किसको लेंगे, 1 को लेते हैं और मैक्सिमम में 2 को लेते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या बनता है, ऑर्बिटल बनता है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉनों से ही मिलकर बनता है, ऑर्बिटल बाई चांस खाली भी हो सकते हैं, मतलब कि रिक्त अवस्था में भी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे कि मान लो कोई उपकोष है यानी कि कोई ब्लॉक है, यानी जैसे कि पी ब्लॉक यानी कि पी सेल है, पी सब सेल है, तो उसमें बाई चांस मान लो जैसे पी सब सेल है, उसमें जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें रख सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम में हम कुछ भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक नहीं, अबव नहीं कर सकते, यानी कि इससे अधिक नहीं लिख सकते हैं। तो वही है कि जब इलेक्ट्रॉनों को, इसको हमें थोड़ी इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या बनता है, ऑर्बिटल। क्योंकि जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल जब अधिक ऑर्बिटल होंगे या एक ऑर्बिटल से भी मिलकर क्या बनता है, सब सेल बनता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे सेल की, जैसे कि सब सेल है, सब सेल से मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है। और जब सेल इकट्ठे होते हैं तो उनसे मिलकर क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि एलिमेंट्स की संरचना बनती है। जैसे कि हमने कोई एलिमेंट्स लिया तो एलिमेंट्स में सेंटर में होगा न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। अब नाभिक के चारों तरफ क्या होगा, सेल होंगे। ये सेल की काउंटिंग होती है, यानी कि इस प्रकार से सेल उसमें व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम अपना जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसको भी हम एक मतलब कि एलिमेंट्स की संरचना के रूप में भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम उसको भी ले सकते हैं। कैसे कि जो सूर्य है यानी कि सन है हमारा, सन कहाँ पे स्थित है, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके केंद्र में स्थित है, यानी कि सेंटर में स्थित है। तो सेंटर में इसमें क्या है, ये नाभिक है। तो नाभिक को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे सन मान लिया। अब ये इसको हमने अगर सन मानते हैं तो जो ये ऑर्बिटल यानी कि जो ये कक्षाएं यानी बनी है, यहाँ पे कोष बने हैं, तो इसमें हम किसको रखेंगे,
ग्रहों को रखेंगे, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं तो प्लैनेट्स को रख देंगे। अब जैसे कि बोल दें कि जो सोलर सिस्टम है वो किनसे मिलके बनता है, मतलब कि कोई एक तारा होगा और तारे के साथ में कुछ प्लैनेट होंगे। ऐसे कि हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स किससे मिलके बनता है, कुछ सेल होंगे और एक उसमें नाभिक होगा। तो जो एलिमेंट्स है वो किससे बनता है, सेल प्लस नाभिक। तो यहाँ पे हमें अभी नाभिक को नहीं लेना, क्योंकि नाभिक में हम कोई संरचना नहीं बना सकते। नाभिक की तो एक फिक्स संरचना होती है और उसमें जो मतलब कि उसमें जो कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बनता है जो नाभिक होता है। तो नाभिक के बारे में अभी हमें चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हम समझ रहे हैं किसको, आपबाऊ के नियम और इससे संबंधित कुछ और भी रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम था वो किससे मिलकर बना था, सन और कुछ प्लैनेट्स से। तो ऐसे ही हमारा जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी किससे मिलकर बनता है, नाभिक और कुछ सेल। यानी कि सेल इसमें एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट्स है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में कितने सेल होते हैं, एक सेल होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सेल भी हो सकता है किसी एलिमेंट्स में और एक से अधिक सेल भी हो सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम में कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में 8 होंगे और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से हम इसके सेल बोल सकते हैं कि मतलब कि इसमें जो सेल होते हैं वो मतलब उसका नंबर फिक्स नहीं होता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी कि और ये भी नहीं है कि अनंत तक जाएगा, कुछ इसकी लिमिट भी होती है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में, अब पीरियोडिक टेबल सबने देखी होगी। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो आवर्त होते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल की संरचना कुछ इस प्रकार की बनी होती है, मतलब उसमें कुछ कॉलम होते हैं और कुछ रो होती हैं। यानी कि ये क्या है, रो हो गई और ये क्या हो गए, ये कॉलम हो गए। यानी कि कुछ कॉलम होते हैं और कुछ रो होते हैं। तो यानी कि जो कॉलम की संख्या होती है, जो इस प्रकार के स्तंभ होते हैं वो कितने होते हैं, कॉलम की संख्या होती है 18 और रो की जो संख्या होती है वो होती है 7। तो जो रो की संख्या, उसी से हम क्या डिसाइड करते हैं कि किसी तत्व में कितनी सेल होंगे, यानी कितनी कक्षाएं होंगी। अब जैसे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें इस प्रकार क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। आवर्त को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। और इनको क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे रो और कॉलम को हम हटाते हैं, क्योंकि रो और कॉलम नहीं उसमें बोला जाता है। तो उसमें क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग बोल दो या फिर ग्रुप बोल दो। ग्रुप कितने होते हैं, 18, एक से लेके जो कॉलम के रूप में होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ग बोलते हैं, या उन्हीं को हम ग्रुप बोल देते हैं। और ये जो इस प्रकार की होती हैं पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आवर्त कहलाती हैं। आवर्त कह दें या फिर पीरियड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। और इनकी संख्या होती है कितनी, 7। पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब इससे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो पीरियड की संख्या कुछ इस प्रकार लिखी जाती है पीरियोडिक टेबल में, 1 फिर 2, मतलब उसी के नीचे एक के नीचे एक नंबर लिखे जाते हैं इस प्रकार से। तो कुछ इतने आवर्त यानी कि पीरियड होते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। अब हम इससे कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलिए समझते हैं। अब ये देखना है कि जो ये पीरियड 1 है, पीरियड 1 के सामने कितने एलिमेंट्स रखे हैं। पीरियोडिक टेबल है जो, उसमें पीरियड 1 के सामने कितने एलिमेंट्स रखे हैं। तो जो पीरियड 1 है उसके सामने 2 इलेक्ट्रॉन, कभी आपको 2 मिल जाएंगे, 2 ही मिलेंगे आपको। कौन कौन से, पहला होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा हीलियम। अब उसमें क्या होगा, जो इसके सामने रखे होंगे, जो तत्व यानी कि जो एलिमेंट्स पीरियड 1 के सामने लाइन में रखे होंगे, उनमें कितने सेल होंगे, 1 सेल होगा। अगर 2 के सामने रखे हैं कुछ तत्व तो उसमें सेल की संख्या 2 होगी। अब यदि 3 के सामने हैं तो सेल की संख्या 3, 4 के सामने हैं तो सेल 4, 5 के सामने है तो सेल की संख्या 5, और इसी प्रकार 6, मतलब कि जिस पीरियड के सामने जो तत्व यानी जो एलिमेंट्स रखे होंगे उनमें सेल की संख्या उतनी ही होगी। ये इस प्रकार हम डिसाइड करते हैं। तो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गई मतलब कि सेल की संख्या को हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब कि बिना सॉल्व किए भी अगर मान लो कोई पूछ दे कि इस तत्व में, मतलब ये क्वेश्चन आ जाए कि पीरियड नंबर 7 के
इस तत्व मतलब कोई भी तत्व ले लिया जाए, पीरियड नंबर जैसे 7 है और उसमें एक तत्व आपको दे दिया जाए, बोला जाए कि इसमें जो सेल की संख्या होगी वो संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ सेल कितने होंगे इसमें। तो आप सीधे उसको देखिए कि कौन से पीरियड में रखा है, पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी उसका पीरियड है वही उसकी नंबर ऑफ सेल होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। जो पीरियड होगा वही किसी भी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ सेल होगा। तो हम ये एक फॉर्मूला भी इसमें बना सकते हैं कि पीरियड्स इक्वल्स टू, यानी कि पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल। तो इस प्रकार हम पीरियड की संख्या काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। तो ये तो हो गया मतलब इसके बेसिक। अब कुछ नियम के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में समझेंगे। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा अबाउ का नियम, अबाउ रूल्स। अब इसको समझते हैं कि अबाउ का नियम क्या होता है। जो अबाउ का नियम होता है वो जैसा कि ज़्यादातर जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ज़्यादातर इसमें जो नियम है वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं। तो बाय चांस इसमें भी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे, मतलब कि ये कन्फ्यूजन होती है कि जिसने भी मतलब कि जिस वैज्ञानिक ने भी इस नियम का प्रतिपादन यानी कि ये नियम दिया होगा उसी के नाम पे रख दिया गया होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो केमिस्ट्री के नियम है, मान लो कि जैसे कि ब्राउनी गति है, टिंडल इफेक्ट है, यानी कि ब्राउनी मोशन हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। तो जैसे कि टिंडल इफेक्ट है तो वो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था तो उसी के नाम पे उसको रख दिया गया। ब्राउनी तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था तो ब्राउनी गति कर दिया गया, यानी कि ब्राउनी मोशन कर दिया गया। तो लेकिन बट इसमें वो नहीं है। ये क्या है, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये है क्या, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। यानी कि इसको एक जर्मन भाषा, जो जर्मन भाषा है उस भाषा से एक शब्द लिया गया है। क्या, आपवाउ, आपवाउ। और इसका जो अर्थ होता है, यानी कि आपवाउ का जो अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ जो होता है वो होता है निर्माण करना, निर्माण करना। अब आपवाउ का अर्थ तो हमने निकाल लिया कि निर्माण करना है। अब निर्माण करते क्या है इससे, किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करते हैं। वो भी कौन से तरीके से, तरीके दो होते हैं, एक होता है सेल के माध्यम से और एक होता है सब सेल के माध्यम से। तो जो हमारे पास सेल होते हैं वो होते हैं K, L, M, N। हम इस प्रकार से सेल की नंबर्स को लिख सकते हैं, या तो हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दें या फिर इनको 1 2 3 4 मतलब कि नंबर के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्या, सेल। ये क्या है, सेल है। अब सेल के बाद कुछ सब सेल भी होते हैं। तो सब सेल कौन कौन से हैं, जो सब सेल हैं वो फिक्स होते हैं, S, P, D और F। ये 4 सब सेल होते हैं हमारे मतलब कि केमिस्ट्री, यानी जो अपना जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें जो सब सेल है यानी कि जो एलिमेंट्स में सब सेल रखे गए हैं वो 4 रखे गए हैं। कौन कौन से, S, P, D और F। अब सब सेल में अब मान लो कि जो सेल होते हैं उसमें होते क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने की इसमें भी कोई लिमिट होगी, यानी कि क्षमता होगी कि किसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्योंकि अगर लिमिट नहीं होगी तो हम हो सकता है कि एक ही कक्षा में सब इलेक्ट्रॉन रख दें या एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखें, तो ऐसे तो सब खराब हो जाएगा, मतलब कि ऐसे तो कोई नियम ही नहीं बनेगा। तो उसमें क्या है कि इसके लिए भी नियम बनाए गए कि हर एक, जैसे कि कक्षा यानी कि सेल के अकॉर्डिंग है तो सेल की भी एक लिमिट बनाई गई, सब सेल की भी लिमिट बनाई गई। अब सेल की लिमिट क्या बनाई गई कि पहले सेल में यानी कि जो पहला सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से अधिक नहीं हो। मतलब कि मैक्सिमम का मतलब ये है कि अधिकतम नहीं, अधिकतम इतने हो सकते हैं, मतलब कम से कम कुछ भी हो सकता है। अब जैसे 2 के नीचे जितनी भी संख्याएं हैं वो इसमें रखी जा सकती हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इससे कम तो हम कर सकते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 की जगह हम 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 नहीं कर सकते इसमें। तो ये इसमें है। अब जैसे कि इसकी लिमिट 8, फिर 18, 32 इस प्रकार से इसकी लिमिट बनाई गई। अब सब सेल की लिमिट क्या है, सब सेल की लिमिट हम काउंट करेंगे। सब सेल हमारे पास कितने हैं, 4।
कितने सब सेल है? 4 सब सेल है। अब पहले का जो फर्स्ट सब सेल है उसके इलेक्ट्रॉन की जो लिमिट है वो आपको याद करनी है। पहली की लिमिट 2 है। अब इसमें सब सेल की संख्या कितनी है? 4। अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक सब सेल में 4 ऐड करते आगे चलना है। इसमें 4 ऐड करेंगे, कितना होगा? 6। इसकी यानी कि मैक्सिमम लिमिट निकल आई। फिर इसमें 4 ऐड करें, कितना हुआ? 10। इसकी लिमिट आ गई। फिर इसमें 4 ऐड करें, लिमिट कितनी हो गई? 14 हो गए। तो ये इस प्रकार हम इसकी लिमिट काउंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि जो जर्मन अफबाउ है, यानी कि अफबाउ का जो नियम है वो क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। यानी जर्मन भाषा का शब्द क्या है? अफबाउ लिया गया, जिसका अर्थ है निर्माण करना। और इससे क्या निर्माण करते हैं? किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करते हैं, यानी कि इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। तो इसके बनाने की ना एक बहुत ही सिंपल विधि है, कुछ नहीं करना है। अब क्या करिए, यहाँ पे देखिए सब सेल की संख्या कितनी है? 4 सब सेल है। आप 4 लाइन आपको लिखनी है। कैसे? 4 लाइन, 4 कॉलम आपको इस प्रकार से बनाने हैं। पहले कॉलम को स्टार्ट करिए 1 से। 1 2 3 4 5 6। इसको आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसकी नंबर को आगे कंटिन्यू लिख सकते हैं। अब दूसरी लाइन को आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 3 4 5 और 6। तीसरी लाइन को आपको 3 से स्टार्ट करना है। 3 4 5 और 6। चौथी लाइन को आपको स्टार्ट करना है 4 से। कहाँ से स्टार्ट करना है? 4 से। 4 5 6, 4 लाइनें हो गई, बस हो गया, अपना काम कंप्लीट हो गया। अफबाउ का नियम कंप्लीट हो गया। इतना ही अफबाउ का नियम है, आपको इतना ही समझना है। इसके आगे तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? ये नियम बस समझना है कि आपको ये टेबल बनानी है। टेबल क्यों बनानी है? आपको फिर बाद में बनानी भी नहीं होगी। जब आपको इसकी जो सीरीज बनाई जाती है, जो सीरीज बनेगी हमारी इससे निकल के, वो सीरीज अगर आपको याद हो गई तो फिर आपको ये टेबल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है? ये हो गया इतना। अब आपको इनमें से यानी कि जो ये SPDF 4 उपकोष दिए हैं, एक एक लाइन में सबको आपको लिखते जाना है। पहली लाइन में पहला उपकोष S लिख दीजिए, फिर P D F अब इस प्रकार से लिखने के बाद क्या करना है? आपको इनको क्रॉस में ऐसे कट कर देना है, इस प्रकार से कट करना है। अब क्रॉस में कट करने के बाद आपको क्या करना है? एक एक एरो को लाइन से, मतलब कि पहले एरो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे जहां से एरो के जिस साइड ये तीर के निशान बने हैं वैसे ही आपको चलते जाना है। जो मिलता जाए उसको लिखते जाइए एक साइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, जैसे कि पहले हमें क्या मिला? 1S मिला, 1S को लिख लिया। ये एरो कंप्लीट, वापसी जाइए, क्या मिला? 2S मिला। और जब ये आप ये इनको लिखिए तो बीच में कॉमा नहीं लगते हैं, ये विदाउट कॉमा लिखे जाते हैं। 1S के बाद क्या मिला? 2S। फिर ये एरो कंप्लीट, वापसी जाइए, क्या मिला? 2P। 2P के बाद 3S। अब 3S के बाद यहाँ पे क्या मिला? 3P। 3P के बाद 4S। 4S के बाद 3D। 3D के बाद 4P। 4P के बाद 5S। 5S हो गया। 5S के बाद 4D। 4D के बाद 5P। 5P के बाद 6S। तो इस प्रकार हमारी ये सीरीज बनी। आप इसको और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे आपको मतलब कि जितनी भी ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए, इसकी तो हमारी आवश्यकता ख़त्म, तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे दूसरा कुछ मैटर और समझ सकें, क्योंकि बोर्ड की ये मतलब कि बोर्ड इतना ही है तो इसको तो इरेज करना ही होगा, फिर समझा नहीं पाएंगे आगे का कुछ। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब हमें इसी सीरीज के अकॉर्डिंग काम करना है। अब क्या करना है कि कुछ हमें एलिमेंट्स लेने हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया स्कैंडियम 21, कोबाल्ट 27, इसके बाद कैल्शियम 20। इनके हम निकालते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये हो गया। अब निकालते हैं, तो इसको कैसे, अब इसी सीरीज में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले क्या है 1s, 1s में देखो ऐसे है, यहाँ पे आपको नंबर से मतलब नहीं है, SPDF से मतलब रखना है केवल। यहाँ पे क्या है एस है, एस की मैक्सिमम लिमिट क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 21, तो आपको ये नंबर तब तक ले जाने हैं जब तक 21 कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे 2 लिख दिया, अभी भी अपने पास कितने 19 इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, 1s के बाद क्या आया 2s, एस है, एस में फिर 2 जाएंगे, एस के बाद क्या है 2p, 2p है अब यहाँ पे, तो p में कितनी मैक्सिमम लिमिट है 6 इलेक्ट्रॉन की, टोटल कितने हो गए 6 2 8 2 10 हो गए। अभी भी अपने पास 11 इलेक्ट्रॉन है। आगे कंटिन्यू करते हैं, 2p के बाद क्या है 3s, फिर से s आ गया, s में 2 रखने हैं, s के बाद क्या है p यानी कि 3p, p का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद 4s s का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 20 हो गए। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा 3d। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसकी जो लिमिट थी हमने उसको उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। लास्ट में हमारा क्या आया 3d आया। अब d देखिए, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तब उससे कोई मतलब नहीं, तो d में कितने मैक्सिमम लिमिट है 10 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अपने पास उपलब्ध कितने हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 20 तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम उसमें कितने केवल 20, अब 1 बचा है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे रख देंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जो मैक्सिमम लिमिट होती है, तो मैक्सिमम लिमिट का मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे अंदर तो जा सकते हैं, मतलब कि उसके नीचे रहेंगे बट उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब जैसे कि इसकी लिमिट क्या है 10 की है, 11 नहीं करेंगे, 9 कर देंगे, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिख दें, 10 भी लिख दें चलेगा, 11 नहीं, 11 लिख देंगे नहीं चलेगा। तो क्या करना है केवल मैक्सिमम लिमिट तक ही जाना है। अब जैसे लिमिट लगाई जाती है, तो लिमिट का मतलब क्या है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, इसलिए लिमिट लगाई जाती है कि लिमिट को कोई क्रॉस ना करे। तो लिमिट जब यहाँ लगी है तो लिमिट का मतलब हमें इसको क्रॉस नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार, अब ये तो हो गया हमारा कक्षाओं के माध्यम से, अब इसी से हम, ये तो हो गया उप कक्षाओं के माध्यम से, यानी कि सब सेल के माध्यम से हो गया। अब इसी को क्या करेंगे हम सेल के माध्यम से निकालेंगे, इसी को हम सेल में काउंट करेंगे। तो सेल में कैसे काउंट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और KLMN के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है नंबर है, तो नंबर जैसे ये आगे दिखे लिख रहे हैं, मतलब इसमें दिखे यहाँ पे हमें नंबर दिख रहे हैं या इसमें लिखे हुए हैं, तो इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग हमें इनको काउंट करना है। जैसे कि पहला सेल क्या है फर्स्ट, तो फर्स्ट सेल में जितने के आगे यहाँ जितने भी सब सेल ऐसे ढूंढिए जिनके आगे 1 लिखा हो, तो 1 किसके आगे लिखा, केवल इसी के आगे लिखा है, तो केवल इसी का इलेक्ट्रॉन हम नीचे लिख देंगे, फिर कॉमा लगाइए। अब 1 कंप्लीट हो गया, अब 2 को देखिए जिनके आगे 2 लिखा है, एक ये है एक ये है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8। अब 3 को देखिए, एक ये है एक ये है और एक ये है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9, लास्ट में बचेगा ये 4, तो 4 में कितने हैं 2। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके निकाल सकते हैं, कोई भी तत्व हो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं आसानी से। अब ये हो गया, अब इसी प्रकार इनको भी जैसे काउंट कर निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7, ये हो गया। अब इसको भी कक्षाओं के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि सेल के अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर इनको ऐड करेंगे 8, थर्ड नंबर इन तीनों को ऐड करेंगे 6 2 8 7 15 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये इतना ही रहेगा 4s तक, क्योंकि 20 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे काउंट करें, फर्स्ट में ये है 2, सेकंड का ये दोनों 6 2 8 और थर्ड का ये दोनों 6 2 8 और लास्ट में ये 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इस प्रकार से हम इनको काउंट कर सकते हैं। सेल मतलब कि पहले सेल निकालिए, मतलब सब सेल का, फिर उससे सेल का निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से हम अबाउ के नियम के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो अबाउ के नियम से तो ये तो हो गया, अबाउ के नियम से मतलब कैसे हम इनको काउंट करेंगे, कैसे हम इनको निकालेंगे। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि अपवाद में क्या है क्रोमियम और कॉपर, यानी कि क्रोमियम 24 और कॉपर
29। ये क्या है? अपवाद। अपवाद का मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अबाव का नियम फॉलो करते हैं, लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अबाव के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? इसका जैसे कि हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे अबाव के नियम के माध्यम से, जो मतलब कि ये नियम जो कहता है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये तो हो गया मतलब अबाव के नियम से कि हम कैसे निकालेंगे। ये क्या हो गया? अबाव के नियम से, मतलब कि अगर इसको हम काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 2 8 6 4 10 2 12 और 4। ये मतलब कि अगर हम अबाव के नियम को ये फॉलो करता है, जो क्रोमियम है, यदि ये अबाव के नियम को क्या करता? फॉलो करता, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होता। लेकिन ये अबाव के नियम को क्या करता? फॉलो नहीं करता है, अनफॉलो करता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से अपना जो बाह्य कक्षा है, यानी कि जो इसकी बाहरी कक्षा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। तो इसका जो विन्यास बनेगा वो क्या बनेगा? 2 8 2 8 13 1। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि ये जो तत्व हैं, जैसे कि क्रोमियम है, कॉपर है, और भी तत्व है, तो उनको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये कुछ तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अबाव के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं हम लोग? अपवाद बोल देते हैं। तो इसी प्रकार इसका भी करते हैं, यानी कि जो बाहरी कक्षा है, मतलब जितने भी अपवाद हैं वो यही नियम फॉलो करते हैं कि जो बाहरी कक्षा है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के अंदर की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो हम इस प्रकार अपवाद जो हैं उनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कुछ और इसी में आगे। अब जैसे ये यहाँ पे एक मतलब कि विन्यास लिखा हुआ था स्कैंडियम का। अब इसमें क्या है? इसको यदि हम सीक्वेंस से देखें, क्या देखें? सीक्वेंस के माध्यम से, जैसे कि ये है सीक्वेंस में यदि देखते हैं, इसी में मैं अब क्या करता हूँ, आपको n+l का नियम बताऊंगा। इसमें जैसे कि ये है कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स ये होते हैं कि जैसे कि 1 के बाद 2 आया, फिर ये मतलब कि पहले 1 आया, इसके बाद जितनी भी 2 की उपकक्षाएं थी वो आ गई, इसके बाद 3 की आनी चाहिए पूरी, मतलब ये बीच में 4s कैसे आ गया? यहाँ इसके पहले क्या होना चाहिए? 3d होना चाहिए, 4s कैसे आया? तो उसका भी एक नियम है। नियम ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के अकॉर्डिंग प्रवेश करते हैं, मतलब कि जिस उपकक्षा की ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा, यानी कि पहले कम वाली ऊर्जा में फिर अधिक ऊर्जा में। यानी कि अब ये काउंट करिए कि जैसे आपको टेरेस पे जाना है, तो टेरेस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी में चढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर। तो मतलब कि ये तो है ना कि डायरेक्ट आप ऊपर पहुंच जाएं, एक एक सीढ़ी से जाएंगे तब ऊपर पहुंचेंगे। ऐसे ही इसमें पहले कम ऊर्जा, फिर उससे अधिक ऊर्जा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आगे फिल किए जाते हैं। अब इनकी ऊर्जा का निर्धारण कैसे करेंगे? तो जो ऊर्जा का निर्धारण का एक नियम दिया गया, उस नियम को बोलते हैं n+l का नियम, यानी क्या बोलते हैं? n+l का नियम कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्धारण, यानी कि जो उपकक्षाएं होती हैं, हम उन उपकक्षाओं का इस नियम के अकॉर्डिंग ऊर्जा पता कर सकते हैं कि किस उपकक्षा की कितनी ऊर्जा होगी। कैसे? ये जो n है ये क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, यानी कि ये जो आगे सेल के नंबर लिखे हुए हैं ये लिखे जाते हैं, और ये l के मान में निर्धारित किए गए हैं कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ जो l का मान है। l का मान s के लिए 0, फिर p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ये l के मान होते हैं। अब जैसे कि हमें किसी का निकालना है, अब मान लो हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, या फिर इन दोनों में ना कंपेयर करके इसमें कंपेयर करते हैं कि 3D बाद में क्यों आया, 4s पहले क्यों आया। यानी कि 3D को पहले होना चाहिए अगर सीरियल से देखें, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस प्रकार आने चाहिए। तो यहाँ पे 3D क्यों आया, मतलब कि 3D बाद में क्यों आया और 4s पहले क्यों आया, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 4s के लिए जो n का मान है वो कितना होगा? 4 प्लस s है तो 0 बराबर इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 4। अब 3D देखते हैं, तो 3D में n बराबर 3 प्लस d के लिए l का मान कितना होगा? 2 होगा, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 5। अब जैसे कि इसमें काउंट हुआ कि जो 4s है उसकी ऊर्जा 4 है और 3D की ऊर्जा 5, तो 4s की ऊर्जा कम है, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी इलेक्ट्रॉन उसमें
बाद में जाएगा। तो ये हो गई ऊर्जा के अकॉर्डिंग कि हमें कैसे ऊर्जा का निर्धारण करना है। तो मतलब कि ऊर्जा का निर्धारण जो है यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करने की विधि है वो ऊर्जा के अकॉर्डिंग की गई, यानी कि जिसमें कम ऊर्जा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और जिसमें अधिक ऊर्जा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो ये तो हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका कि हमें किस उपकक्षा में पहले भरना है और किस उपकक्षा में बाद में भरना है। और इसी में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे इसमें देखेंगे 3p और 4s। तो 3p के लिए 3 प्लस p के लिए 1 हो जाएगा, टोटल ऊर्जा 4। 4s के लिए 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। अब यदि वो दोनों की ऊर्जा समान आ जाए तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और किस में बाद में। जब इस प्रकार की कंडीशन बन जाए कि ऊर्जा का जो मान है वो समान आए तो उसमें हम निर्धारित करेंगे n के मान से, यानी कि जिसमें n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और जिसमें n का मान अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो आज की जो हमारी वीडियो यहीं तक, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी के आगे, यानी कि जो पाउली का नियम है और पाउली के बाद जो हुंड का नियम है, उसके बाद उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।